नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। आनंद फिल्म का एक डायलॉग है और शेक्सपियर का भी यही कहना है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच के हम सभी कठपुतलियां हैं। किसकी डोर कब खिंच जाए किसी को नहीं मालूम। दूसरे अल्फाज में अगर लीजिएगा, अगर मेरा कहना मानिएगा तो मैं इस दुनिया को एक एग्जामिनेशन हॉल की तरह मानता हूं, जहां हर शख्स के हाथ में एक पर्चा है और उसे एक समय अवधि के अंदर उस पर्चे को लिख के जमा करके चले जाना है। तो मेरे बताने का मकसद यह है कि इस कम समय में, कम वक्त में जितना समय मिला है, हर एक इंसान को कुछ ऐसा करके गुजर जाना है कि पूरे जहान में जब तक दुनिया रहे तब तक उसका नाम जो है याद किया जाता रहे। आज हमारे स्टूडियो में हमारी खुशनसीबी है कि एक ऐसे शख्स को हमने बतौर मेहमान आमंत्रित किया है जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक बड़े शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और रंगमंच के बड़े खिलाड़ी भी। साथ ही समाज सेवा की बात की जाए तो इनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। सैयद मतीनुल हसन, इस नाम से हजारीबाग के लोग क्या आसपास के जितने भी इलाके के लोग हैं सब वाकिफ होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का स्टूडियो में। जी हाँ। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत जो है, आपकी पढ़ाई कैसे हुई हजारीबाग में। लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि हम रूबरू के सहारे ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जिनसे लोग जो है उनकी बातों को सुनकर हमारे दर्शक फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू से हम जानना चाहेंगे सर कि कैसे शुरुआत हुई आपकी, एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई? मेरी जो जन्मस्थली है वो हजारीबाग ज़िले के ग्राम महाराजगंज, एक कस्बा है महाराजगंज, चौपारण ब्लॉक में मेरी पैदाइश वहीं की है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी वहीं हुई महाराजगंज में। और चौपारण मिडिल स्कूल से मैंने 7th पास किया। उसके बाद हमारा परिवार हजारीबाग में ही रहता था। ये काजी मोहल्ला का नाम आपने सुना होगा, है ना? बहुत पुरानी जगह। वो हमारे आबाओ अजदाद ने बसाया था 1869 वगैरह में। तो हम लोग हजारीबाग ज़िले में ये काजी मोहल्ला चले आया। फिर हमारा नाम क्लास 8 में हजारीबाग ज़िला स्कूल में लिखा है। तो शुरुआती तालीम जो हुई मैट्रिक तक की वो हजारीबाग से हुई। फिर किसी वजह कर हमारे दादा थे, आरा में पोस्टेड थे, दरोगा थे। आरा ज़िला स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया और फिर उसके बाद कॉलेज की तालीम भी मेरी वहीं ससराम से हुई। तालीम का तो सिलसिला बस यही रहा है। अब हायर एजुकेशन के लिए आप हजारीबाग से बाहर भी गए थे? जी। हजारीबाग कोई ससराम से मेरा ग्रेजुएशन मैंने किया। मैंने वहाँ से SP जैन कॉलेज ससाराम से। उस ज़माने में वहाँ के जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उस वक्त के जाने माने रंगमंच के अदाकार थे, लेखक थे, लोहा सिंह। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था तो उस वक्त लोहा सिंह का ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था। ये रेडियो झूठिस्तान, वो क्या शत्रुघ्न सिन्हा उसमें मेन रोल रेडियो पे किया करते थे। तो लोहा सिंह हमारे प्रिंसिपल थे। उन्होंने वहाँ के रंगमंच पे मुझे देखा और उसके बाद तो वो मैं उनका चहीता हो गया। और उसी का नतीजा हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। अच्छा। और वहाँ ड्रामे कंपटीशन में मगध यूनिवर्सिटी में मैंने प्राइज़ वाइज लिया। उसके बाद मैंने बॉम्बे का सफ़र शुरू कर दिया। फिर वो ज़िंदगी का ट्रैक, चूँकि ज़िंदगी का मकसद जो था मेरे, वो ये था कि मैं एक्टिंग जगत में नाम पैदा करूं। अच्छा। एक्टिंग। और उसकी शुरुआत ज़िला स्कूल ही से हो गई थी। सरस्वती पूजा में यहाँ ड्रामा हुआ करता था तो उसमें बढ़ चढ़ कर मेरा हिस्सा हुआ करता था। तालीम में मैं आपको साफ साफ कह दूँ, कोई छिपाने की, बहुत अच्छा स्टूडेंट मैं नहीं था। बहुत अच्छा स्टूडेंट मैं नहीं था। और मैंने रंगमंच से शुरुआत की और उसी को मैंने अपना करियर बनाना शुरू किया। और उस सिलसिले में मैं बॉम्बे चला गया।
बॉम्बे में भी मैंने देवेंद्र गोयल के साथ उनके सहायक के रूप में मैंने काम किया। उस वक्त फिल्म 10 लाख बन रही थी, कंप्लीट हो रही थी जी। और फिल्म एक फूल दो माली की शुरुआत हो चुकी थी। जी। 3 फिल्मों में मैंने एक सहायक के रूप में उनके साथ काम किया। बॉम्बे में जो ड्रामे का मंच था, ब्लिट्स के अखबार के वो जो एडिटर थे कमर अमरोही साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया। वो रंगमंच से जुड़े हुए थे। वो पहले जो शुरुआती तो होता था एक्टिंग करने का जो सिलसिला था, तो रंगमंच से स्टेज पर पहले शो हुआ करता। जी जी जी। अब तो डायरेक्ट फिल्मों में आ जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने शुरुआत तो रंगमंच से ज़रूर की, हजारीबाग जिला स्कूल से, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्ट फिल्म में चला गया। और फिल्म से उतरता जो हालात के तहत कुछ ऐसे हुई बात कि हालात के तहत मुझे नीचे आना पड़ा। उसके बाद वहाँ से मैं रेडियो में आया। रांची रेडियो स्टेशन से, ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा ड्रामे में। फिर उसके बाद जब दूरदर्शन हुआ 1984-85 में, तो हमारे साथ हमारे पुराने साथी हैं कुछ हजारीबाग के। हजारीबाग के लोग हजारीबाग दर्शक खासतौर से जानना चाहें कि कुछ बड़े स्टार्स के साथ जो वाक़या पेश आया, उसी में से कुछ वाक़या बता दीजिए। बॉम्बे की। जी हाँ, जी जी। बॉम्बे में देखिए ताल्लुक़ मेरा सबसे ज़्यादा, चूँकि गोयल सिने कॉरपोरेशन से हम जुड़े हुए थे, तो हमारे यहाँ गुलकार में मोहम्मद रफ़ी भी थे और महेंद्र जी भी थे। मोहम्मद रफ़ी से 1-2 बार मिलने का मुलाकात हुआ। शुरुआत जब मैं बॉम्बे गया था और गोयल सिने कॉरपोरेशन से जुड़ने का सिलसिला जो रहा, उसमें हमारे एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उनसे मैं मिल नहीं सका था। उस वक्त मैंने वो ज़माना 17-18 साल की उम्र थी। तो हीरो बनने के लिए मैं बांद्रा में जाकर रफ़ी साहब को नॉक किया। अच्छा। तो वो सुबह में बैडमिंटन खेलने के लिए, वो ज़माना वो अभी भी याद है मुझे। मैंने नॉक किया, तो अंदर गए, वहाँ मुलाकात का मौका मिल गया। उस वक्त वो आए ही थे वार्म अप होके। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या बात है भाई बच्चे, क्या बात है, बहुत ही अखलाकमंद, उनकी तारीफ ऐसे जो लोग करें। 2 बार मिलने का मौका मिला है उन्हें। अब मैं शर्मा गया बोलने के लिए कि मैं फिल्म में हीरो बने। भाई क्या, कहाँ से आए हैं आप? तो मैंने कहा मैं बिहार से आया हूँ। बैठिए, क्या बात है? उन्होंने सोचा शायद कुछ परेशानी में है, कुछ मदद के लिए। हमने कहा नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं फिल्मों में काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और ये अच्छा, फिल्म में एक्टिंग करना चाहते हैं? हमने जी सर, मैं तो एक्टिंग करने का। तो बेटा मैं तो गुलकार हूँ, आप अगर सिंगर होते तो मैं किसी से मिला देता आपको, किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से। तो आप कहाँ हैं? हमने मैं तो यहाँ होटल में ठहरा हुआ से। मैं तो कहूँगा कि आप पहले जा कर के अपनी तालीम को मुकम्मल करें। अभी आप इस स्टेज में हैं कि ना आप जवान हैं और ना बच्चा है, ना चाइल्ड आर्टिस्ट है, ना मेजर रोल आपको मिल सकता है। आप ग्रेजुएशन करके बिहार से आएँ, उसके बाद फिर यहाँ पर हाँ NSD है और सही है, मतलब बहुत देर तक बिठाया उन्होंने। और कोई परेशानी आपको है? तो मैंने कहा नहीं। तो उनसे मिल लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी बात चीज़ थी। मैं वहाँ से तब फिर अपने मामा को मैंने पकड़ा जाके, उनका एड्रेस मिले थे। कहे तो उन्होंने कहा कि आप चलिए वो डायरेक्टर साहब के यहाँ अपनी कंपनी में ले गए और एज ए असिस्टेंट। उन्होंने गोयल साहब ने कहा कि पहले असिस्ट करना सीखो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है एक्टिंग करने की, और मंच पर वहाँ काम करो। तो ये सिलसिला एक तो वो हुआ। दूसरा, उस ज़माने में मैं महेंद्र जी से बहुत करीब हो गया। महेंद्र जी हमको बहुत मानते थे, गुलकार महेंद्र कपूर, और उस वक्त टॉप पर थे वो। उसका फ़ायदा उठा के मैंने डीडी ऑन सोन में अपने जगह पे 1975 में म्यूज़िक डायरेक्टर रवि, उनका प्रोग्राम करवाया। उस ज़माने में मैं यूथ कांग्रेस में आ गया था। अच्छा। तो यूथ को वहाँ से फिर आपका सफ़र जो है राजनीति की तरफ। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या। जब फिल्म बनाने की गरज से मैं फिर वापस आया यहाँ कि फिर अब तो डायरेक्शन का काम थोड़ा बहुत सीख लिया, एक ग्रुप बन गया हम लोगों का। तो वहाँ से हम लोग आए यहाँ, और आने के बाद मैंने हमारे MP जो थे शंकर दयाल सिंह थे चतरा के, वो फिल्म FDC जो था, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके मेंबर भी थे। विद्याचंद्र शुक्ल थे उस वक्त ये ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो बॉम्बे में मुझे मालूम पता चला कि हमारे MP साहब भी उसके मेंबर हैं, 11 मेंबर में एक मेंबर वो भी हैं। तो मैं यहाँ आया, बहुत खुश अखलाक़ी से वो मिले हमसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट बना के दो। सर, यहाँ यूटर्न कैसे हुआ? जैसे आपने शुरुआत की मंच से, जी, और वहाँ से यूटर्न कैसे हुआ इस पे राजनीति में? हाँ, वही बता रहा हूँ कि वो शंकर दयाल सिंह ने, समझिए
वो उस वक्त इमरजेंसी लगा हुआ था, उन्होंने कहा मैं तुम्हें फाइनेंस करवा देता हूँ। 1976 की बात है। फिर उसी ज़माने में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, नवंबर महीने में। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी फिल्म बनेगी, ज़रूर बनेगी, लेकिन आप ये हैं पहले चतरा चलें और पूरी टीम को लाइए अपनी, और ज़रा इलेक्शन में हमको मदद कीजिए। हमने कहा ज़रूर करेंगे सर। और उसके बाद हम लोग यहाँ यूथ कांग्रेस के जो पुराने लोग थे, पुराने उस वक्त के ज़माने के शैलेश्वरी प्रसाद, गणेश प्रसाद सोनी और ऐसे लोग बहुत साथी हमारे दोस्त थे उस वक्त, हम लोग सब के सब चतरा चले गए और जी जान लगा के उनको जिताने की कोशिश किया। आप जानते ही 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त हवा थी, सब हार, शंकर दयाल सिंह भी हार गए और इंदिरा जी भी हार गई। उसके बाद तो हम बहुत मायूस हो गए। फिर उनसे मिले कि अब क्या होगा सर हमारा, कहेंगे तुम्हारी फिल्म तो ज़रूर बनेगी, पार्टी ख़त्म तो नहीं हुई है ना, ठीक है जनता पार्टी की सरकार बन गई है, आपको फिल्म के ज़रिए से भी शोहरत मिलती। और मैंने आपका इलेक्शन कैंपेन आप लोगों का मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ। बस ये जनवरी फरवरी महीने की बात है, 2 महीने के अंदर में इलेक्शन होने जा रहा है, डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली, आपको मैं टिकट दे रहा हूँ, आप चुनाव लड़िए बरी से। हमने हाथ जोड़ लिया आपसे कहा? हाँ, मैंने हाथ जोड़ लिया कि सर मैं आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, मुझे राजनीति के राज से भी वाकफियत नहीं है, तो मैं नहीं लड़ सकूंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहें कि कोई कुछ नहीं जानता, मैं लेखक था। शंकर दयाल जी ने कहा कि मैं लेखक था, लेकिन मैं राजनीतिक बन गया और इंदिरा जी के करीब हूँ अभी, आप ये सब मत सोचें। हमारे जो साथी थे कहेंगे अरे भाई तो बहुत बड़ा वरदान मिल गया, यहाँ तो टिकट के लिए लोग मारामारी करते हैं और तो आपको बैठा के टिकट, हम लोग लड़ेंगे चुनाव। आप नौजवानों में, हजारीबाग शहर के नौजवानों में एक अजीब जोश, एक उत्साह हो गया और फिर टिकट भी मिल गया, टिकट मिल गया, लड़ गए। और आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई कि टिकट भी मिला उसके अगेंस्ट में जो यहाँ की रानी थी। जी हाँ, ये गालिब साहब आप तो इसके बारे में लगता है जानते हैं कुछ। तो मामला ये है कि वो टिकट जो मिला वो महारानी ललिता राजलक्ष्मी के खिलाफ, ये जो अभी विधायक थे सौरभ नारायण सिंह, इनकी दादी हुआ करती थी, राजा कामाख्या नारायण सिंह की धर्मपत्नी। अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ गया। कांग्रेस पार्टी की हालत खराब, फंडिंग कुछ नहीं, नौजवानों का एक जोश था हजारीबाग का, बरही और चौपारण के। हजारीबाग की पूरी टीम हमारी चली गई वहाँ। यहाँ पर दर्शक जानना चाहेंगे उस जमाने का मामला है जब इचाक जो है एक विधानसभा हुआ करता था। शायद यहाँ बहुत से लोगों को, जो नए लोगों को पता नहीं होगा, तो इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। देखिए उसी 1977 ही में परिसीमन हुआ था और परिसीमन कर करके इचाक और बरकट्ठा मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना। पहले इचाक और बरही एक कॉन्स्टिट्यूंसी था, तो उसको काट करके बरकट्ठा और इचाक को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया गया। और उसके बाद बरही और चौपारण पहले इटखोरी में था, तो इटखोरी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करके उसको सिमरिया में मिलाया गया और ये जो चौपारण और बरही को मिला के नई कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी सी बनी। और पहला कांग्रेस का पहला उम्मीदवार मतीनुल हसन, बदनसीब मतीनुल हसन। सबसे बड़ी बात कि उनसे मुकाबला जो रानी थी। तो फिर कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ पे? वो तो नाकाबिल बयान है। मई का महीना, जबरदस्त लू, गर्मी। उस वक्त हमको अपने पर तरस नहीं आता था। महारानी जी पे चूंकि बहुत ज़ईफ थी वो, उस 2 बार बीमार पड़ गई उस वक्त। और हमारे साथी भी, हमारे पास सिर्फ नौजवानी की कुव्वत थी, संगठन नहीं था। संगठन कांग्रेस का भी संगठन नहीं था, जर्जर था। हजारीबाग शहर में हो मगर बरही में कोई संगठन नहीं था। हालांकि विधायक भी वहाँ के थे, मगर नौजवानों का साथ, तमाम बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान सब यूनाइट हो गए। एक जोश था। लोगों को ये मालूम था ये वही लड़का जो महाराजगंज में जो फिल्मों में काम करता है। वो तो ये हुआ कि हमारे शंकर दयाल सिंह ने हमको 2 जोड़ा खादी का कपड़ा बनवा के खादी का कहा कि सूट बूट उतारिए, दूल्हा के सर पर अगर सेहरा नहीं रहेगा तो पहचान कैसे होगी। पहले राजनीति का वो एक यूनिफॉर्म हुआ करता, यूनिफॉर्म था। तो खादी मैंने 1977 में चुनाव नॉमिनेशन फाइल करने के बाद पहनना शुरू की और फिर रच बस गया राजनीति में और बहुत दिनों तक रहा मैं और बड़े उरूज पर गया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। अब तो बहुत समझ नए कांग्रेसी हैं
वो तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन पुराने जितने लोग हैं वो सब जानते हैं। जो आपके फील्ड की जितनी भी बात की जाए, जितने भी मुद्दे लिए जाएं वो कम है। अब दर्शकों को बता दें कि शिक्षाविद भी बहुत बड़े हैं और एक बहुत ही बड़ा अदारा, एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोला है चौपारण में, जो सब लोगों को शिक्षा दे रहा है। उससे संबंधित कुछ बातें जो है बताइएगा सर। जी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लोग समझते हैं ये तो ऊपर वाले के देन है, ईश्वर की, अल्लाह की, कि उसने इतना बड़ा काम हमसे ले लिया। एक चीज़ मैं गालिब साहब आपको बताना चाहता हूँ कि आप राजनीति में रहकर 100 काम करें आप, अगर एक काम किसी जनता का नहीं हुआ तो वो 100 काम को नकार देगी, समझे ना। लेकिन अगर समाज सेवा में कचहरी में कोई मुकदमा लड़ रहा है, उस वक्त आप बेलौस उसकी बेगर्ज मदद करें। कोई आदमी हॉस्पिटल में बीमार है, उसके सराहने में खड़े हो जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे स्कूलों में, उनको शिक्षा प्रदान कर दें, तो वो आपका बहुत यही धर्म है। जी जी, और हर इंसान को इसी रास्ते पर चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो ऐसा एहसानमंद होगा, इतनी संतुष्टि भी आपको महसूस होगी जिसे मैं बयान नहीं कर सकता हूँ अपने शब्दों में। उस वक्त मैंने बताया आपको शुरू में कि मेरी तालीम हजारीबाग ज़िला स्कूल से, ठीक ज़िला स्कूल के मैदान से सामने सेंट ज़ेवियर नज़र आता था। हमारे ही ख़ानदान के कुछ अच्छे पैसे वाले लोग थे, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो मुझे ये कमी तो ज़रूर महसूस होती थी कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सका। एक बात और जो मुझे बहुत टच की, 1983 में 83 में मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, मैं हजारीबाग में था उस वक्त, तो मैं गया वहाँ पे सेंट ज़ेवियर स्कूल में, टेस्ट क्वालिफाई कर गया। मैंने फादर को जाके बताया कि हो गया है, तो नाम पूछा उन्होंने, तो हमने बताया कि बच्चे का नाम काजी सैयद अरफात हसन है, ताजदार हसन है। तो उन्होंने कहा मैं जन्मपत्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नाम पूछ रहा हूँ। हमने सर नाम तो इससे भी लंबा, मैं आधा करके आपको बता रहा हूँ। नाम तो इसका है काजी सैयद ताजदार हसन बिन काजी सैयद मतीनुल हसन, लेकिन मैं आधा बता रहा हूँ। नहीं, नाम को शॉर्ट कीजिए, ये क्या वो है, हम लोग तो आप ही कर दीजिए। तो सैयद ताजदार हसन हुआ। तो उनके बात करने का जो ना फादर डायर उनका नाम था, जनरल डायर जैसे थे, वो सही मानों में डायर थे, फादर डायर। वो एकदम मुझे बहुत टच किया। हमने कहा कि ये तो बेइज्जत करते हैं गार्जियन को बुला के, और ये था दिमाग में कि अगर कभी भी मौका मिला तो मैं ये करूँगा। इसमें फिर मैंने सोचा कि समाज सेवा भी किया जाए। ये राजनीति होता यही है कि अगर राजनीति में आप हैं, कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जिससे आदमी एक सीख लेकर वहाँ से फिर उसका रास्ता बदलता है। जी, तो वो एक इंसिडेंस था आपके साथ, जो स्कूल में जिस तरह से एडमिशन के बहाने उसने एक छोटी सी बात कही और बहुत बड़ी बात, बहुत टच किया, लेकिन वो टच कर गया। जी, और वहीं से आपने सोचा कि नहीं, अदारा हम खड़ा करेंगे जो लोगों को बेखौफ होकर उसको शिक्षा देंगे। बिल्कुल। अब ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, और कांग्रेस ये राजनीति से भी हम बहुत बदल इसलिए हो गए। आप लाख काम करके मर जाइए नीचे में, निचली सतह पर जो वर्कर्स हैं, काम करते हैं किसी भी पार्टी में, हाँ सिर्फ कम्युनिस्टों को छोड़कर, या आरएसएस या बीजेपी को, जो आरएसएस को कहिए, बीजेपी को मैं नहीं कह सकता, बीजेपी भी कांग्रेसी के चलन पे चल रही है, लेकिन उसमें कार्यकर्ताओं की कदर है। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, आप नीचे काम करके मर जाइए, ऊपर वाला सारी क्रेडिट आपके ले जाएगा। तो ये सोच करके मैंने सोचा कि भैया करके क्या ठीक है, वो है कांग्रेस के नजरियात से मैं हम आहंग हूँ, उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन साइड में कुछ करना चाहिए। और उस वक्त उसके बाद देखिए, कहते हैं अगर नेक काम करने की शुरुआत अगर आप करेंगे तो ईश्वर की मदद ऊपर से आती है। जब मैंने सोच लिया तो हमारे गांव वाले बोले कि एक मदरसा कायम किया जाए। हमें लगा भाई मदरसे की तू भरमार हो गई चारों तरफ, हर गांव हर मोहल्ले में मदरसे हैं, इतना मदरसा लेकर आप क्या करेंगे। इंग्लिश मीडियम तो लोग हंसते थे कि गांव में और इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये बता रहा हूँ मैं, कैसे चलेगा। हाँ 85-86 की बात मैंने कायम किया, बहुत बड़े सूफी संत के नाम पर, मुनम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, हज़रत मुनम पाक तालीमी मिशन। आज जो आपने पेड़ लगाया था इस मकाम पे पहुंच गया है कि दुनिया के हज़ारों शहर के आसपास के लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ देते हैं और बड़ी से बड़ी जगह जा रहे हैं। जी, ये बड़ी, मैंने सोचा कि नहीं, इदारा कायम हो गया, उसको CBSE से एफिलिएशन मिला,
उसमें मैंने पार्टी नहीं देखी। मैंने उस वक्त हमारे बहुत ही करीबी थे जसवंत सिन्हा, उनका मैं रोम रोम मेरा जो है उनका ये है। उनके बेटे को मैं नहीं जानता हूँ, जैन सिन्हा कौन है मैं नहीं जानता हूँ, मैं जैन सिन्हा को जसवंत सिन्हा को जानता हूँ। मैं दिल्ली गया, उनसे मैंने FCRA का रजिस्ट्रेशन करवाया और मिस्टर ज्ञान रंजन भी जिंदा थे। ये दो लोगों ने मिलकर बहुत मदद की कि इंग्लिश तालीम की तरफ कौम को ले जाओ, और उन्होंने हमको रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब फिर काफिला जो आगे बढ़ा, फिर मुड़ के मैंने नहीं देखा। अभी जो वहाँ शानदार इमारत बनी हुई करोड़ों की है जंगल के अंदर में, देखने के काबिल। हाँ, आप गए होंगे गालिब साहब, और लोग भी गए हैं। और सैकड़ों गरीब बच्चे घर की भुजिया रोटी, एक ड्रेस जो बच्चा फर्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड 1 में सिलाता है, वही ड्रेस पहन के क्लास 3 तक जाता है वो। और प्रिंसिपल साहब को नाराज़गी होती है कि भाई ये बहुत छोटा ड्रेस हो गया सर। हम बोले उसकी माली हालत को देखिए, फीस भी बहुत कम है वहाँ पर, वहाँ के मकामी स्तर पर। इस तरह से हमने उसको बढ़ाया लोगों को। पहले तो गार्जियन को पढ़ाना पड़ा, सुन के आपको ताज्जुब हो गए। ये 12 अप्रैल 1995 को जब शुरुआत हुई, हाँ, और वो CBSE इंग्लिश मीडियम, तो चौपारण बरही इटखोरी में एक समझिए ईद और दिवाली का समा था। सारे बच्चे बस स्टैंड पर अपने अपने ड्रेस पहन के खड़े हुए हैं। तो गार्जियन को बताना पड़ता था कि टिफिन आप ऐसे दीजिए, खाना में ये होना चाहिए, समझा बुझा गांव-गांव में मीटिंग करके। आज खुशी होती है वो जब छुट्टी में बच्चे आते हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी में या ईद की छुट्टी में, तो स्कूल ज़रूर आते हैं। उस सेंटिमेंटल जज्बाती जुड़ाव उनका उस इदारे से हो गया। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जुडिशली में गए हैं, और बहुत सारे मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चे हैं हमारे इलाके के, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात एफिलिएशन मिलने के बाद जो है स्कूल को और बहुत बुलंदियों तक गया है। सर, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। आप शुरुआत आपने जिस हिसाब से किया कि आपने रंगमंच पर आए, और उसके बाद आपने वहाँ से यूटर्न लेके राजनीति में आए, और उसके बाद समाज सेवा भी कर रहे हैं आप, और साथ ही एजुकेशन का अदारा जो खोला। तो आपकी ज़िंदगी को अगर हम उसका स्टडी करें तो सर, एक फिल्म थी राज कपूर की, मेरा नाम जोगर, है ना? तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें हमको सामने नज़र आ रही हैं कि ज़िंदगी का एक आपको पहलू नज़र आ रहा है मेरा नाम जोकर से मिलता जुलता हो। तो कहाँ तक मैं सही हूँ? ये आपका बड़प्पन है जो आप उस लेवल पे मुझे ले जा रहे हैं, मैं उस लायक नहीं हूँ। एक चीज़ ज़रूर है, एक शेर हमको याद आता, पता नहीं हमको भूल जाते हैं, ये गालिब का है या मीर का है, कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ये गालिब का है। जी। तो ये जो शेर है ना, वो मेरी ज़िंदगी पर जब मैं बताता हूँ तो लोग हंसने लगते हैं कि भाई आप शुरुआत किया रंगमंच से, फिर आप फिल्म तक पहुँचे, फिर राजनीति में आए। और एक दो चीज़ बताना भूल गया, जब बॉम्बे में था, मैं अपने खर्च को कैसे निकालूं, वहाँ तो पैसा मिलता नहीं है। तो मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर इकबाल, डेंटिस्ट थे, तो जब हमको बड़ी मदद करते थे कि भैया मैं उधार नहीं दे रहा मतीन, ये लो, जब बन जाओगे हीरो तो याद करोगे हमको। ठीक, तो हमने कहा मैं इस तरह से पैसा आपसे मदद नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे डेंटिस्ट का काम सिखा दिया था, पार्ट टाइम में जाके मैं उनके डेंटिस्ट का काम करता था। तो ये बहुत मज़े की बात है। एक साहब आए थे डिरियोनसन से, जब हम रंगमंच पर वहाँ थे, तो वो पुराने लोग थे, हजारीबाग आए, वो मजिस्ट्रेट होते हुए यहाँ एडिशनल जज थे। तो उन्होंने देखा, कहा, बुलाया कि जनाब सुनिए, आपका नाम क्या है? हम बोले मेरा नाम मतीनुल हसन है। तो भाई आप नेता हैं, कलाकार हैं, कि यहाँ सिविल समाज सेवी है, जॉब भी कर चुके हैं। आप तो डेंटिस्ट थे वहाँ। जी हाँ। आप तो वहाँ मेरा दोस्त था अशोक कुमार मौर्य, उसने कहा यार कि ये सब काम सब छोड़ो, बेहतरीन स्टूडियो बनाओ स्टिल फोटोग्राफर की, समझे ना, और उसके बाद ये मूवी में तो तुम तो है ही थे, उसके बाद फिर मूवी बनाया जाएगा। बहुत मेरा बचपन का दोस्त था वो अशोक, बहुत बड़ा आदमी है भी वहाँ डिरियोनसन में। और तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको एज ए डेंटिस्ट वहाँ मैंने देखा। हम लोग सर वो काम छोड़ दिया अभी मैं जो हूँ नेता हूँ और यूनियन चला रहा हूँ। बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट। इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता है, बिल्कुल कोई काम छोटा नहीं होता है। आपको हाँ दूसरे से क्या आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप जो चाहें काम करके अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सर आप आए, हमने देखा कि आपके हर फील्ड में, वो चाहे रंगमंच का मैदान हो या फिर एजुकेशन का फील्ड हो, समाज सेवा का फील्ड हो, या फिर सरकारी अफसरान के साथ काम करने का मौका मिला हो, तो हर फील्ड में आपने एक टेस्ट लिया, हर फील्ड का टेस्ट लिया और इस मकाम पर पहुँचे। लेकिन अब हम जानना चाह रहे हैं सर कि आने वाली अब जो ज़िंदगी चल रही है, तो किस ओर आप ले जा रहे हैं अपने आप को सर? देखिए, अब मेरा दिली जो मकसद, मैं पूरी
तनदेही के साथ तन मन धन लगा के मैंने सिर्फ एजुकेशन को किया। अभी मैंने आपको जानिए, हमारे भाई हैं छोटे मनोज यादव, मनीष हमारा भतीजा हुआ, बादुल साहब जो है वो हमारे बड़े गहरे दोस्तों जवानी के टाइम के, तो वो जानते, उनको ले जाकर मैंने अभी बेंदी में, तो मनोज ने बोला कि भैया हमको ये समझ में नहीं आता कि जब न तब आप जंगल को क्यों पकड़ते हैं। महाराजगंज में भी जंगल ही में स्कूल खोला, यहाँ भी जंगल में। हम बोले शहर में तो सब काम करने वाले हैं मनोज जी, ये देहात के बच्चे ये कहाँ का जाएंगे, इनको कहेंगे नहीं बहुत अच्छी बात। अभी मैंने ऐसे इलाके में जो है जरूरत महसूस है स्कूल की। अब ये है गालिब बाबू, मैं एक बात आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये अब मेरी कोशिश ये है कि वो कटकम दाग का जो इलाका है वहाँ मैंने कुछ ज़मीन खरीदी है जिसमें एक स्कूल स्टार्ट कर दिया है। अब वहाँ पर मैं नर्सेस ट्रेनिंग कॉलेज और उसी जगह पर एक पूरा कैंपस बनाना चाहता हूँ आला तालीम के लिए, कि गरीब गुरबा बच्चे वो वोकेशनल ट्रेनिंग भी हासिल करें और रोज़गार युक्त शिक्षा उनको दी जाए। इसमें अगर सरकार से कोई मदद मिलती है तो उसको लेने में मुझे कोई ये नहीं है, और यही मेरे ज़िंदगी का एम है। अब तो ज़िंदगी के आखिरी लौ टिमटिमा रही है। नहीं सर, हमारी कुछ रेसिपी है क्या हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ रहे बतौर गार्जियन के तौर पे आपसे हम कुछ सीखें। तो सर, हर फील्ड में रहने के साथ साथ आप दर्शकों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? तो हजारीबाग के दर्शक जो है आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। देखिए, बस मैं तो जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ, हर इंसान को अपने जो स्टूडेंट है, नौजवान है, अपनी ज़िंदगी का एक मोटो कायम करना चाहिए कि मुझे ये करना है, और उसके पीछे सब कुछ अपना तन मन धन लगा देना। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको जज बनना है, जिस फील्ड में भी जाना है उसके लिए तन मन धन लगा दीजिए। लेकिन अगर उसमें नाकामयाबी मिले तो हरगिज उससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप फिर देखें कि आप दूसरा क्या कर, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं आप केमिस्ट तो बन सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं आप, वो आपको करना चाहिए। हतोत्साहित कभी नहीं कि मैं तो डॉक्टर बनना ही था मुझको, मैं नहीं बन सका, मुझे एक्टर बनना था, मैं नहीं बन सका। अपनी ख्वाहिश को मैंने रंगमंच से और दूसरी जगहों से पूरा कर लिया, और मैंने इस लाइन को पकड़ा, इसमें ईश्वर ने कामयाबी दे दी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों से कि मोटो तय करो, मोटो तय करने के बाद अगर वो पूरा नहीं होता है तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चेंज करें फील्ड को और फिर उसमें आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तो आप हमारे स्टूडियो में ऐसा, इसके लिए बहुत 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 नहीं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नाचीज़ को यहाँ बुलाया, ये बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। तो आपने देखा कि सैयद मतीनुल हसन साहब जब हमारे स्टूडियो में बतौर मेहमान हमने आमंत्रित किया था, और इनकी बातों को सुनकर आप सब भी अचंभे में रह गए होंगे, पुरानी बहुत सारी बातें। तो आपको एक सीख है कि अगर जिस मोटो को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस मंजिल की खोज में आप निकले हैं, अगर वो मंजिल आपको नहीं मिलती है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और भी मंजिलें हैं, कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते रहिए। ये हमेशा से हम बोलते आए हैं कि कोशिशें कामयाब होती हैं, हमेशा कामयाब होती हैं। धन्यवाद।